Today we are going to discuss our new topic about law of mass action, law of equilibrium. It is a very important topic according to exam point of view. So what is law of mass action? Law of mass action या हम उसको लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं. सो लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करने से पहले हमें जो है दो टर्म्स आते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, उस पे हम पहले डिस्कस करेंगे. जो फर्स्ट टर्म्स आता है वो है एक्टिव मास. दूसरा जो टर्म है वो रेट ऑफ रिएक्शन. एक्टिव मास हम किसको कहते हैं? एक्टिव मास मींस द अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस are participate in chemical reaction which are represented in moles per dm3 or in moles per liter. मतलब यह है कि हमारे केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का जो अमाउंट जो है वो यूज हो रहा है, उस अमाउंट को हम एक्टिव मास कहते हैं. और वो रिएक्शन के अंदर एक्टिव रहता है, उसको हम केमिकली रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स पर डीएम3 पे या हम मोल्स पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिव मास को. उसके बाद जो है हमारा जो दूसरा टर्म्स आता है रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन हम किसको कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन मींस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन. मींस रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन. हम ये दोनों टर्म्स क्यों यहां डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज लॉ ऑफ मास एक्शन गिव अस द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन. तो आप सिंपली एक्टिव मास को कह सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन या मोलरिटी, और रेट ऑफ रिएक्शन को हम सिंपली कह सकते हैं मींस रेट मींस चेंज डिवाइडेड बाय टाइम. अभी चेंज किसकी है? चेंज कंसंट्रेशन की, वो चाहे रिएक्टेंट की हो या प्रोडक्ट की हो, पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन. So this law means gave us the relationship between the concentration of reacting substances and their rate of reaction. उसके बाद जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन पे जब हम आते हैं तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इसका जो मेन जो इंपॉर्टेंस ये है कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ जो है इस लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से हम एक एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. हम यहाँ डिटरमाइन करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. As we know that we have two types of equilibrium constant. हमारे पास दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, एक हम Kc कहते हैं, दूसरा जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो Kp होता है. Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और दूसरा Kp. इसकी जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हम रिवर्सिबल रिएक्शन की कैसे ड्राइव करेंगे, तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करेंगे. अभी हम आते हैं इसकी स्टेटमेंट पे. स्टेटमेंट जो लॉ ऑफ मास एक्शन की है वो हमने डिवाइड कर दी है दो पार्ट्स में. अगर हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, द रेट एट व्हिच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास. ये एक फर्स्ट पार्ट है डेफिनेशन का. अगर फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं मींस ये इंडिविजुअली सब्सटेंस को शो करती है. इंडिविजुअल सब्सटेंस का मकसद ये है कि अगर हमारे पास रिएक्शन में जो इंडिविजुअली सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है उसकी अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, अगर उसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी. और जो सेकंड पार्ट है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट. यहां हम बात करेंगे होल रिएक्शन की. होल रिएक्शन की मतलब यह है कि उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे करती है? वो डिपेंड करती है एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस. इट मींस टोटल एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस पे डिपेंड करती है. होल रिएक्शन की जो रेट है, जो स्पीड है, वो डिपेंड किस पे करती है? मींस वो डायरेक्टली रिलेट है, डायरेक्टली रिलेशनशिप विद टोटल एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. अभी इसको डेफिनेशन को हम समझने के लिए लेट वी सपोज, हम सपोज करेंगे, एक कंसीडर करेंगे, एक जनरल रिएक्शन हम यहां लेंगे. With the help of this reaction, we can calculate the Kc, we can calculate the Kp for reversible reaction. तो हम यहाँ consider करते हैं, हम एक रिएक्शन लेते हैं. सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है A
प्लस बी सी प्लस डी। तो यहां हमारे पास क्या है, ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अगर इनिशियली हमारे पास ए और बी की जो कंसंट्रेशन है या एक्चुअल मास है वो ज्यादा होगी तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रिएक्शन दोबारा क्या आ जाएगा, बैकवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, तो वंस अगेन क्या हो जाएगा, ए और बी बन जाएगा। तो यहां हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंस दो टाइप्स के होते हैं, ये भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है, ये भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है, मगर इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे करती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक, अभी आप देखिए सपोज हम यहां लेते हैं स्मॉल m, स्मॉल n, स्मॉल x, स्मॉल y। आप देखिए रिएक्टिंग जो सब्सटेंस है उसका जो कोएफिशिएंट पार्ट m, n, x, y, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्टिव मास ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ B। इट मींस m जो है वो एक्टिव मास ऑफ A है, n जो है वो एक्टिव मास ऑफ B है, x जो है एक्टिव मास ऑफ C है, y जो है एक्टिव मास ऑफ D है। तो हम कह सकते हैं कि m जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, n is number of moles of B when they are reacting with each other, then what they form x moles of C and y moles of D। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। सो अगर हम यहां आप देखिए, अगर ए और बी की एक्टिव मास कंज्यूम हो रही है तो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो सी और डी बन रहा है। जो सी और डी बन रहा है तो वो डिपेंड इसकी जो रेट होगी, स्पीड होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी ए और बी की एक्टिव मासेस पे। तो रिएक्टिंग सब्सटेंस की एक्टिव मासेस पे डिपेंड करेगी। अगर इनकी एक्टिव मासेस ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, अगर एक्टिव मासेस कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। ये हमें लॉ ऑफ मास एक्शन रिलेशनशिप देता है बिटवीन एक्टिव मासेस एंड रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन शिफ्ट हो रहा है, इट मींस तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन शिफ्ट होगा तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी। मतलब ये है कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन में आ रहा है तो एक्टिव मास ऑफ सी और डी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अभी आप देखिए, अगर हम आते हैं सपोज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी देखो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो उसकी जो रेट है, उसकी स्पीड है, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। मतलब इट डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। प्रोडक्ट का मकसद क्या होता है, प्रोडक्ट मींस इन दोनों की एक्टिव मासेस को हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल एक्टिव मास होगी उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। अभी आप देखिए ए की जो एक्टिव मास है वो क्या है, m है, और जो बी है हमारे पास उसकी एक्टिव मास क्या है, n है। अच्छा, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये हमारे पास एक प्रोपोर्शनल सिंबल है। इसको खत्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम यहां लगाएंगे के कांस्टेंट। वो के कांस्टेंट क्या कहलाएगा, के एफ कहलाएगा। ठीक है, सो के एफ ए पावर एन बी पावर एन, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ठीक है, दूसरा रेट ऑफ जो रिएक्शन जो हमारे पास जो रिएक्शन जो हो रहा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो हो रहा है या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा। अभी देखिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ए और बी जो है वो मींस उसका प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन सा होगा, यहाँ रिएक्टिंग सब्सटेंस सी और डी होगा। अभी अगर हमारे पास रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी एक्टिव मास ऑफ सी और एक्टिव मास ऑफ डी। तो हम इस रिएक्शन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसकी जो रेट है, इसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस सी, वो क्या है x, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस क्या है d है, उसकी कितनी है y। सो ओवर x
C पे पावर x, D पे पावर y, ये जो है क्या है, एक तो मासेस ऑफ रिएक्शन, ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हम लिख सकते हैं। तो इट मींस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जो बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो उसकी जो रेट है, स्पीड है, वो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। अगर इसको हम प्रोपोर्शनली सैंपल खत्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, K कांस्टेंट, और यहां हम लगाएंगे K फॉर रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू C एंड X D पावर Y। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे आता है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of backward reaction। जब रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करता है तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की वो कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट का मतलब ये वो सेम हो जाएगी, कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज, कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, तो उसको हम कहते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट। सो एट इक्विलिब्रियम स्टेट rate of forward reactions becomes equal to the rate of backward या rate of reverse reaction। अच्छा, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास यहाँ आप देखिए, एक मैं आपको पॉइंट यहाँ जो मीन्स एक इंपॉर्टेंट जो बात ये है कि भाई हमारे पास यहाँ जो है एक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी प्रोसीड हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ दो रेट एक्सप्रेशन है, एक फॉरवर्ड की रेट एक्सप्रेशन, दूसरी हमारी रिएक्शन बैकवर्ड की रेट एक्सप्रेशन है। ठीक, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है हमारे पास, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है KF, इक्वेशन नंबर 1, A पावर m और B पावर n इज इक्वल टू रेट ऑफ, जो रिवर्स रिएक्शन है हमारे पास वो क्या है, K कांस्टेंट, K रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, इट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ C X, और D की जो एटॉमिक मास है या कंसंट्रेशन है वो क्या है, Y है। सो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारे पास राइट साइड और लेफ्ट साइड, कंसंट्रेशन ऑन लेफ्ट साइड, कंसंट्रेशन ऑन राइट साइड। सो मैथमेटिकली इस इक्वेशन को रीअरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे। इट मींस राइट साइड की कंसंट्रेशन को हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, लेफ्ट साइड की कंसंट्रेशन को हम कहां लेके जाएंगे, राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सो राइट साइड की कंसंट्रेशन को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, तो राइट साइड पे जो कंसंट्रेशन है वो मल्टीप्लाई है K कांस्टेंट से, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन से, तो ये क्या हो जाएगा, KF डिवाइडेड बाय KR। मतलब यहाँ राइट साइड की कंसंट्रेशन हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, जहां मल्टीप्लाई वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, KF अपॉन KR इज इक्वल टू लेफ्ट साइड की कंसंट्रेशन जब हम राइट साइड पे ले जाएंगे, यहां मल्टीप्लाई तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इट मींस लेफ्ट साइड की कंसंट्रेशन जब हम ले जाएंगे उस राइट साइड पे तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हम कैसे इसको रीअरेंज करेंगे, इट मींस A पावर m मान के एटॉमिक मास, B पावर n और C पावर x, D पावर y। अच्छा, अभी आप देखें हमारे पास दो रेट कांस्टेंट आ गए हैं, एक KF फॉरवर्ड रिएक्शन का, दूसरा बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन का। दो कांस्टेंट है, अगर दो कांस्टेंट को, दोनों कांस्टेंट है, दोनों रेट कांस्टेंट है, दोनों को हम मिला के एक हम कांस्टेंट लेंगे, वो K लेंगे, इज इक्वल टू C पावर x, B पावर y, A पावर m, B पावर n। सो यहां हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात देखो, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम डिवाइड करेंगे, मतलब प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन को हम डिवाइड करेंगे रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन से, जो हमें रेशो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, वो कांस्टेंट कंसंट्रेशन होगी, तो हम वो कांस्टेंट कंसंट्रेशन को हम C से एक्सप्रेस करेंगे। तो ये के C जो है वो क्या हम कहेंगे, इसको हम इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस ये एक रेशो होता है। किसका रेशो होता है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमें यहाँ क्या ड्राइव कर लिया है? हमने एक केसी की एक्सप्रेशन हमने ड्राइव की है, एक केसी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने ड्राइव किया है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम ये रिएक्शन अगर हम गैसीय स्टेट में लेते हैं, सपोज ये रिएक्शन हमारे पास गैसीय स्टेट में हो रहा है, तो ये हमारे पास जितने भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है या प्रोडक्ट साइड पे जो भी सब्सटेंसेस हैं वो गैसीय स्टेट में है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये गैसीय इक्विलिब्रिया है। गैसीय इक्विलिब्रिया मींस जितने भी इन्वॉल्व सब्सटेंसेस है रिएक्शन के अंदर वो गैसीय स्टेट में है। तो गैसीय जो गैसीय रिएक्शन है उस रिएक्शन का जो जितना भी अमाउंट है, जितनी भी कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन को हम बजाय कंसंट्रेशन के हम वहां एक न्यू टर्म्स यूज करेंगे। उस टर्म्स को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। क्योंकि पार्शियल प्रेशर मींस गैसियस मिक्सचर में जितने भी सब्सटेंस है, इंडिविजुअल सब्सटेंस है, वो क्या करते हैं? वो प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर मींस इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन ए रिएक्शन, व्हिच आर प्रेजेंट इन ए गैसियस रिएक्शन। तो इंडिविजुअल गैस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। इट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इट कांस्टेंट टेंपरेचर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो हमारे पास ये जो है, बजाय हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन के बजाय अगर हमारे पास गैसियस रिएक्शन हो रहा है, गैसियस रिएक्शन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? वहां केसी के बजाय हम क्या लिखेंगे? कांस्टेंट जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? केपी लिखेंगे। सो इट मींस के फॉर, अभी देखिए अगर हम गैसीय रिएक्शन लेते हैं तो इट मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी एक्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डी वाई डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। इसकी नंबर ऑफ मोल्स कितनी है? m, और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितने हैं? स्मॉल n। तो पार्शियल प्रेशर जो गैस का है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। सो अभी जो Kp जो होता है वो भी एक कांस्टेंट है। इट मींस यहां हम क्या कहेंगे? जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जो पार्शियल प्रेशर, प्रोडक्ट का जो पार्शियल प्रेशर को हम डिवाइड करेंगे रिएक्टेंट की पार्शियल प्रेशर से, जो हमें रेशो मिलेगा वो क्या होगा? वो रेशो कहलाएगा Kp कहलाएगा। So now we have two equilibrium constant Kc and Kp, and both equilibrium constant की हम equilibrium expression drive करते हैं with the help of law of mass action. Thank you.